पुरानी क्लास में कल क्या पढ़ा था। आई होप कि आपको याद होगा। डियर स्टूडेंट, वी डिस्कस अबाउट दैट द कैनालोमेनिया, वी डिस्कस अबाउट दैट द रेलवे एंड कैनाल्स. द टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट. इन दिस टॉपिक वी रीड कि किस तरीके से कैनाल्स ने, किस तरीके से इस जो नहर सिस्टम थी उसने पूरे यूरोप का, पूरे स्पेशली ब्रिटेन का सिनेरियो चेंज कर दिया. चीपेस्ट ट्रांसपोर्टेशन मोड अवेलेबल कराई और ये चीपेस्ट ट्रांसपोर्टेशन मोड ने एक तरीके से ब्रिटेन में क्रांति ला दी. ब्रिटेन के पूरी की पूरी व्यवस्था, जो अर्थव्यवस्था थी, जो पूरी की पूरी सिस्टम थी, उसको आंतरिक भागों से जोड़ दिया. I mean to say that what I am saying, my dear student, that the transportation facility is the very important for the industrial development. Whenever you will not develop the transportation facility like railway, like canals, like the routes, land routes, sea routes, canal routes, you cannot success in this sector. So first you have to focus about that point कि आपको किस तरीके से हमें इन चीज़ों को कवर करना है, किस तरीके से देखना है. ब्रिटेन में इस पे ध्यान दिया गया. ब्रिटेन में इस पे रेलवे और कैनाल्स पे काफ़ी काम किया गया. डियर स्टूडेंट, इफ यू हैव रिमेंबर माय प्रीवियस क्लास वेयर आई टोल्ड यू दैट व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द कैनाल्स. आपको मैं फिर एक बार रिमाइंड कर देता हूँ. टॉपिक वही है आप जिसको हम पढ़ेंगे, आप कैनाल्स एंड रेलवे. कैनाल्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, आज हम लोग रेलवे के बारे में पढ़ेंगे. कैनाल्स में हमने कैनालोमेनिया की बात की. कैनाल्स में हमने उस दौर को देखा, पर्टिकुलर स्पेसिफिक टाइम पीरियड को देखा, व्हेन द ह्यूज अमाउंट्स ऑफ कैनाल्स दैट वाज कंस्ट्रक्टेड बाय द जमींदार्स, लोकल जमींदार्स इन देयर एरिया. अपने क्षेत्रों में लोकल जो जमींदार थे उनके द्वारा कैनाल्स का निर्माण किया गया. ये उस समय की स्पेसिफिक क्वालिटी थी. चलिए ओके, फिर एक बार मैं आपको इस पॉइंट्स को रिमाइंड कर देता हूँ. फिर हम लोग आज बात करेंगे रेलवे पे. माय डियर स्टूडेंट, मैंने आपसे कहा था कि जब कोयले और लोहे की खोज हुई थी, उनके खानों का पता लगाया गया, तो लोहा और कोयला जब आसानी से ब्रिटेन में सुलभ हो गया तो इससे कई सारी इंडस्ट्री को गति मिली. कई सारी इंडस्ट्रीज प्रॉपर्ली रन करने लगी. और ये इंडस्ट्री कौन कौन सी थी? इन इंडस्ट्री में जो सबसे महत्वपूर्ण था वो था स्टीम पावर के हेल्प से ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी का डेवलपमेंट होना. स्टीम पावर स्टीम इंजन से डायरेक्ट कनेक्टेड था. मैंने आपसे बताया था कि स्टीम पावर ने क्या चेंजेस लाए यूरोपियन सिनेरियो में. मैंने आपसे वहाँ पे ये भी कहा था कि किस तरीके से इस स्टीम पावर ने नई नई मशीनों का निर्माण किया और इन नई मशीनों ने शक्ति को एक नया स्वरूप दिया, पावर को एक नए रूप में डिफाइन किया. इसी में कैनाल्स ने ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज अवेलेबल कराई. चीप मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी दैट वाज प्रोवाइडेड बाय द कैनाल्स, डेवलपमेंट ऑफ कैनाल्स एंड देन आफ्टर द रेलवे आल्सो. मैंने आपसे कहा था कि किस तरीके से शुरुआती दशक में जब ब्रिटेन में स्टीम पावर का निर्माण हो चुका था, स्टीम इंजन बनने लगे थे, तो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी ईजी हुई. कोयला सबसे महत्वपूर्ण औद्योगिक वस्तु के रूप में जानी जा रही थी, क्योंकि बिना कोयले के ईंधन के रूप में और किसी चीज़ का यूज उसमें नहीं हो रहा था. पेट्रोलियम पदार्थ उसमें नहीं प्रॉपरली खोजे गए थे और ना ही इतने अच्छे से अवेलेबल थे. तो कोयला ही प्राइम रिसोर्स था पावर का. तो इसलिए कोयले को प्रारंभ में जो कैनाल्स बनी, कैनाल्स कोयले को शहर तक ले जाने के लिए बनाई गई. इसका कारण ये था कि कोयले को उसके भार और उसके परिमाण, उसका आकार के कारण सड़क मार्ग से ले जाने में बड़ी परेशानी होती थी.
ईजिली उसको ट्रांसपोर्ट लैंड रूट से नहीं किया जा सकता था, क्योंकि वेट अधिक होने के कारण, उसका आकार बड़ा होने के कारण वो आसानी से एक जगह से दूसरे ले जाने में कॉस्टली पड़ता था। और दूसरी चीज़ कि कॉस्टली के साथ साथ जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन था वो बड़ा स्लोअर था, धीरे था, इसलिए कोयले की दाम ज़्यादा थी, कोयले की प्राइस ज़्यादा हो जाती थी। तो फिर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ब्रिटेन में इस पे काम किया गया और इंग्लैंड में पहली बार वर्सली कैनाल 1761 में बनाई गई। 1761 में वर्सली कैनाल्स बनने के कारण फिर एक नया लोगों के मन में एक सोच आई कि कैनाल के माध्यम से हम इसको आसानी से कोयले को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जा सकते हैं। इस वर्सली जो मैनचेस्टर के पास था, मैनचेस्टर में कोल माइंस थी, कोयला का भंडार था, द ह्यूज अमाउंट ऑफ द कोल डिपॉजिट विच इज सिचुएटेड नियर मैनचेस्टर, इट वाज वेरी इजीली ट्रांसपोर्ट फ्रॉम दैट एरिया टू सिटी, शहर तक पहुंचा दी जाती थी उसको। तो इस कैनाल के कारण अब कोयले की प्राइस घट करके सीधे आधी हो गई। सपोज अगर वो 10 रुपए में मिलती थी तो अब वो 5 रुपए में मिली। इट मीन्स द प्राइस ऑफ द कोल सपोज 10 रुपए पर क्विंटल, देन इट रिड्यूस, इट बिकेम द 5 रुपीज पर क्विंटल, 5 रुपए प्रति क्विंटल के रूप में वो आ गई। फिर हमने कहा उसके बाद धीरे धीरे जो लोकल जमींदार थे जिन्होंने अपने स्टेट में तमाम सारी कैनाल्स का डेवलपमेंट किया। क्यों? क्योंकि वो चाहते थे कि उनके इंटरनल पार्ट भी, जो इंटरनल उनके लैंड है, वो भी कनेक्ट हो जाए। किससे? दूर दराज के शहरों से, पोर्ट से। तो उससे क्या होगा? पहली चीज तो उनको ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी के चलते उनकी वस्तुएं आसानी से मार्केट तक आ जाएंगी, और दूसरी चीज उनके स्टेट की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, उनके स्टेट की इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगी, क्योंकि कम्युनिकेशन प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल, कम्युनिकेशन प्ले की रोल इन द इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो जमींदारों ने अपने क्या किया, अपने खानों को, अपने माइंस को, अपने जो उनके जंगल थे उनको, उनके मूल्य को बढ़ाने के लिए कैनाल को बनवाया। नहरों के आपस में जुड़ जाने से नए नए शहरों में बाजार बन गए। उदाहरण के लिए बर्मिंघम शहर की कल मैंने बात की थी, और बर्मिंघम शहर की बात करते हुए मैंने कहा था कि शहर का विकास केवल इसीलिए तेजी से हुआ क्योंकि यह कहां पे स्थित था, क्योंकि यह ब्रिस्टल चैनल पर स्थित था। मर्सी और हूबर नदियों के बीच में ये ब्रिस्टल चैनल था, इसी पे ये बर्मिंघम शहर स्थित था, इसीलिए इस शहर का विकास तेजी से हुआ। फिर 1760 टू 1709 के बीच खूब सारी नहरों का निर्माण हुआ और इसे कैनालोमेनिया का नाम दिया गया। स्पेशली द टाइम पीरियड जो मैंने आपसे कहा था 1788 टू 1896, दैट वाज टाइम which came to be known as the Canalomania। और फिर 25 projects, 46 projects, time to time different projects that was started by the British government and the local जमींदार also, they were taking interest, क्योंकि उनके क्षेत्र की कीमत को बढ़ाने में ये महत्वपूर्ण रोल निभा रहे थे। अब इसके बाद हम बात करेंगे स्टीम इंजन के, रेलवे की बात करेंगे। इट मीन्स रेलवे आल्सो the prime roles in the industrial revolution। रेलवे का आविष्कार के साथ जो इंडस्ट्रियलाइजेशन की प्रक्रिया पूर्ण हो गई। अब ये सेकेंड स्टेज में पहुंच गई। 1801 रिचर्ड ट्रेथविक ने एक इंजन का निर्माण किया जिसे पफिंग डेविल यानी फुफकारने वाला दानव कहते थे। यह इंजन ट्रकों को कार्नवाल में उस खान के चारों ओर खींच कर ले जाता था जहां रिचर्ड काम करता था। 1814 में एक रेलवे इंजीनियर जॉर्ज स्टीफेंस ने एक रेलवे बनाई, एक रेलवे इंजन बनाई जिसे ब्लचर कहते थे। ब्लचर इंजन काफी पावरफुल था। ये 30 टन वेट को 4 मील प्रति घंटे की, मतलब 4 माइल पर आवर की स्पीड से 30 टन वेट को खींच करके आसानी से ले जा सकता था। यह इंजन ट्रकों और कार्नवाल में उस खान के चारों ओर लगाया जाता था जहां से पहाड़ी क्षेत्रों से क्या लाया जाता था, वस्तुओं को लाया जाता था, उसका ट्रांसपोर्टेशन होता था।
सर्वप्रथम 1825 में स्टॉकटन में डार्लिंगटन शहर के बीच 9 माइल डिस्टेंस का रेल मार्ग जो 24 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से दौड़ता था चलाई गई और ये दूरी 2 घंटे में तय कर ली गई। अब स्पीड भी बढ़ गई और वेट भी ढोने के लिए काम किया जाने लगा। रेलवे ने अपनी महत्ता को प्रूव किया। साथ ही साथ लिवरपूल और मैनचेस्टर को आपस में रेल मार्ग ने जोड़ दिया। 20 वर्षों के भीतर ही रेलवे का 30 से 50 मील प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ना एक आम बात हो गई। 1830 के डिकेड्स तक आते आते नहरों के रास्ते परिवहन में कई सारी समस्याएं दिखाई लगी। 1830 वो टाइम था जब लोगों को ये महसूस हुआ कि द कैनाल्स इज नॉट द बेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। They had faced some difficulties in that. So that's why they decided that we have to develop a new type of transportation system. And that was railway. वो रेलवे था जिसको उन्होंने डेवलप किया था, क्योंकि अब भी रेलवे ने अपनी उपयोगिता सिद्ध कर दी थी। लिवरपूल और मैनचेस्टर को उसने जोड़ दिया, बड़े बड़े शहरों को आसानी से। अब 50 माइल कितनी स्पीड से दौड़ रही थी। अब कहता है कि अगर आप देखें तो कहता है कि 30 से 50 मील प्रति घंटे की रफ्तार से रेलवे का दौड़ना एक आम बात हो गई। 1830 में वो सिर्फ 20 माइल्स की रफ्तार से दौड़ रही थी, जो 1850 तक आते आते ये 50 माइल प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ने लगी। तो इस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन का तरीका आसान हो गया और महत्वपूर्ण हो गया। माय डियर स्टूडेंट, इसके बाद 1830 के डिकेड्स में नहरों के रास्ते परिवहन में अनेक समस्याएं दिखाई दी। नहर के कुछ हिस्सों में जलपोत की भीड़ भाड़ के कारण परिवहन की रफ्तार धीमी पड़ गई और सबसे महत्वपूर्ण थी बाढ़ और पाला, मतलब ठंडक के समय और जब फ्लड आती थी उस समय। इट मीन्स विंटर सीजन एंड द फ्लड सीजन इट वॉज नॉट यूजफुल। नहर पूरी तरीके से यूजफुल नहीं थे। अब रेलमार्ग ही परिवहन का सुविधाजनक विकल्प दिखाई दे रहा था। और फिर 1830 से 1850 के बीच ब्रिटेन में रेल पथ कुल मिलाकर के 2 चरणों में लगभग 6000 मील 6000 माइल ट्रैक बिछा दी गई। 1833 to 37 को छोटा रेलवे उन्माद के दौरान कहा गया और 1400 माइल लंबी रेलवे लाइन बनी। 1844 से 47 इसको मेजर कैनालोमेनिया के नाम से जानते हैं। देखिए यहाँ पे 2 है, कैनालोमेनिया रेलवे मेनिया के नाम से जानते हैं। 1830 to 1850 के बीच 1830 to 1850 के बीच रेलवे मेनिया आई। इसको 2 चरण में बांटिए। फर्स्ट पार्ट 1833 to 37 और सेकेंड पार्ट 1844 to 47। 33 to 37, 44 to 47 के बीच 2 रेलवे, एक माइनर एक मेजर, दोनों में 1400 और 95 माइल रेलवे लाइन बिछाई गई। अब फिर इसका निर्माण कार्य में बड़ी संख्या में लोग लगे और 1850 तक आते आते इंग्लैंड रेल मार्ग से जुड़ गया। मतलब अब लगभग इंग्लैंड के सारे बड़े शहर को रेलवे मार्ग से इन लोगों ने जोड़ दिया। तो रेलवे ने अपनी ट्रांसपोर्टेशन के इंपॉर्टेंस और इम्पैक्ट को ब्रिटेन के ऊपर प्रूव किया, दिखाया उसने कि ये दैट इज द बेस्ट मीडियम फॉर अस, सो दैट्स व्हाई वी शुड यूज इट। हमें इसका इस्तेमाल करना चाहिए और उन्होंने इसका इस्तेमाल किया भी। तो रेलवे अब इन चीजों को बांटिए, देखिए कैसे कहता है। व्हाट आई एम सेइंग यू, आई होप यू आर गेटिंग अंडरस्टैंड। आप समझ रहे हैं इसको। मैंने आपसे कहा द टाइम पीरियड you can divide the कैनालोमेनिया की टाइमिंग क्या है? मैंने आपसे कहा था कि 1760 to 1790। मोटी मोटा देखेंगे तो 1760 to 1790, लेकिन एग्जैक्ट कैनालोमेनिया की डेट अगर आप लेंगे तो वो है 1788 to 1796। आई थिंक डेट इज
कैनालोवेनिया की जो डेट है वो 1788 टू 1796 की ये डेट है एक्चुअल कैनालोवेनिया की। और फिर इसी तरीके से रेलवे मैनिया की डेट क्या होगी? रेलवे मैनिया की डेट क्या होगी? इसको दो पार्ट में बांटा गया है। आई होप आपको आसानी से इसको दिख रहा होगा। रेलवे मैनिया के दो पार्ट में हम बांट के देखते हैं। अब रेलवे मैनिया की जो डेट है उसको आप आसानी से बात कर सकते हैं। मैंने आपको बताया कि 1833 टू 4037 दैट इज लिटिल रेलवे मैनिया। LITTLE लिटिल रेलवे मैनिया। और जो सेकेंड पार्ट है वो बिगर रेलवे मैनिया। टाइम पीरियड क्या होगी? 1833 टू 37 AD। और बिगर रेलवे मैनिया का 1844 टू 47 AD। यस, ये दो पार्ट में बांटा। रेलवे मैनिया को हमने दो पार्ट में बांटा। कैनाल मैनिया को हमने सिर्फ एक रूप में देख सकते हैं 70-60 जो 1700। अब कितने कितने दूरी बनी ये भी देख लेते हैं, कितना कितना डिफरेंसेस बना दोनों में। जो कैनाल मैनिया थे इसमें 4000 माइल 4000 माइल्स 4000 माइल of canal, 4000 mile of canal were built. अब इसको डायरेक्ट यहां से लिख सकते हैं पॉइंट में बांट के। ठीक वैसे ही अगर हम इसे बांटें तो यहां पे कहता है रेलवे मैनिया में स्पेशली 1400 miles and 9500 miles. 1400 miles and 9500 miles railway track were built. अब आप इन चीजों को देखिए माय डियर स्टूडेंट। अब आप इन चीजों के आधार पे समझ सकते हैं। हमने आपको रेलवे मैनिया और कैनालोमेनिया के बारे में क्लियरली बता दिया। हमने कहा 1400 माइल्स एंड द तो कैनालोमेनिया and then after railway mania. Canalomania, that was 1788 to 1796. The 4,000 miles of canals were built during that time with the help of the zamindars and the local governments. And same as well as we have seen that railway mania 1833 to 37, the 1400 miles, and then after bigger railway mania 9500 miles 1844 to 47. It means अगर हम इसको करें तो कहें कि यहाँ से हम अगर शॉर्ट फॉर्म लें तो 1800
30 टू 1850 के बीच कितने माइल्स बन गए? 14 और 95 करीब करीब 2300 नियर अबाउट 2400 माइल्स रेलवे ट्रैक बिछा दिए गए। 4000। तो इस तरीके से रेलवे मैनिया और केनालो मैनिया ने पूरा का पूरा सिनेरियो ही यूरोप का बदल डाला। I hope you are getting understand, my dear student. Okay, let me explain this paragraph again. The inventions of the railway took the entire process of the industrialization to a second stage. In 1801, the Richard Rathwick had devised an engine called the Perfect Devil that pulled trucks around the mine were worked in the car wall. In 1844, the railway engineer Charles Stephenson constructed a locomotive called the Blucher that could pull weight of 30 tons up the hill at 4 mph mile per hour. The first railway line connected the cities of Stockton and Darlington in 1825, a distance of 9 miles that was completed in 2 hours at a speed of up 24 km per hour. And the next railway line connected Liverpool and Manchester in 1830 within 20 years. Speed of 30 to 50 miles an hour were usual. In the 1830, the use of canals revealed several problems. The canals and forest flood, the canals and the frost flood and drought limited the time of their use. The railway now appeared as the convention's alternatives. About 6,000 miles of railway was opened in Britain between 1830 to 1850. 6,000 miles. How strange. यहाँ पे 6,000 माइल रेलवे इस दौरान 6,000 माइल 6,000 मील लंबी। कैनाल्स कितनी थी? 4,000 माइल। कैनाल्स 4,000 माइल बनी, लेकिन रेलवे सिर्फ 1830 के बीच में 6,000 माइल लंबी बन गई, जिससे क्या हुआ? एक पूरा का पूरा क्षेत्र रेलवे से कनेक्टेड हो गया और रेलवे ने अपनी पूरी की पूरी उपयोगिता सिद्ध कर दी। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, माय डियर स्टूडेंट। एंड देन आफ्टर वी आर गोइंग टू डिस्कस योर नेक्स्ट टॉपिक, चेंज द लाइव्स ऑफ द आई मीन टू से दैट सिटी वेयर द इंडस्ट्रियलाइजेशन हैपेंड। उस शहर में जहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, वहाँ के शहरों में किस तरीके से लोगों का जन जीवन बदला, लोगों की लाइफ बदली, उसके बारे में बात करते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक, चेंज लाइफ्स। चेंज लाइफ्स। अब लोगों की लाइफ कैसे है? लोगों की लाइफ कैसे है, जीवन कैसे चेंज हुआ, इनके बारे में हम लोग देखेंगे। इट इज वेरी स्ट्रेंज मैटर दैट द ब्रिटिश एरा ड्यूरिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन लाइफ वॉज टोटली बदल गई। टाइम बदला, समय बदला, लोगों की लाइफ स्टाइल बदली और लोग एक नए तौर तरीके से अपने जीवन को जीने लगे। जैसे कि इन वर्षों के दौरान जो प्रतिभाशाली व्यक्तियों के लिए क्रांतिकारी परिवर्तन लाना संभव हो गया। इस प्रकार बहुत सारे जो प्रॉस्परस पीपुल थे, रिचेस्ट पीपुल थे, उन लोगों ने जोखिम उठाकर उद्योग धंधों में इस आशा से पूंजी निवेश किया कि उससे उन्हें मुनाफा होगा और उनके धन में कई गुना वृद्धि हो जाएगी। अधिकांश मामलों में यह धनराशि यानी पूंजी कई गुना बढ़ी
धन, उनके अपनी प्रॉपर्टी, उनका अपना इनकम, सर्विसेज, नॉलेज, उनके प्रोडक्ट और जो स्किल था, इन सब में डेवलपमेंट इस काल में हमें दिखाई देता है। डियर स्टूडेंट, दिस इज व्हाट आई एम सेइंग दैट कि अब शहर में रहना, अब छोटे तरीके से अब लोगों ने जो आई मीन टू से दैट कि न्यूक्लियर फैमिली का कॉन्सेप्ट शहरों में दिखाई देने लगा। अब एक जो ज्वाइंट फैमिली थी उसकी जगह न्यूक्लियर फैमिली को लोग प्रेफर करने लगे। पुराने जो मनुष्य थे, जो मानव थे, एक दूसरे को प्रोडक्टिविटी के आधार पर उसको देखने लगे। आई मीन टू से दैट कि अब जो भौतिकतावाद थी वो चरम पे पहुंच गई। पुराने पते बदल गए, लोगों को नई जगह पे रहना पड़ा, शहर विकृत होने लगे, कारखानों में काम करने की परिस्थितियां एकदम बिगड़ गई। इंग्लैंड में 50,000 से अधिक आबादी वाले नगरों की संख्या 1750 में केवल 2 थी, जो 1850 में 29 हो गई। 1750 से 1850, 1750 में सिर्फ 2 थी, 1850 में 29 जो मेगा सिटी थे वो बन गए। आबादी में पॉपुलेशन जिस रफ्तार से बढ़ती हुई, उस रफ्तार से रहन सहन के अन्य साधनों में वृद्धि नहीं हो पाई, और इसका रिजल्ट क्या हुआ? दुर्व्यवस्था। शहरों की स्थिति डवाडोल हो गई, रहन सहन पे बुरा प्रभाव पड़ा, वहां रहने वाले जो व्यवस्था थी, साफ सफाई, स्वच्छ पेयजल, इस सब की बढ़ती हुई शहरी आबादी के रेशियो में सुधार नहीं हुआ। और इसका फल हुआ, इसका रिजल्ट हुआ कि जो बाहर से लोग आकर बसे थे नगरों और कारखानों में काम करने के लिए, वो भीड़ भाड़ वाली गंदी बस्तियों में रहने के लिए मजबूर हुए, स्लम्स एरिया में रहने के लिए मजबूर हो गए। जबकि धनवान लोग नगर छोड़कर आसपास के उपनगरों में साफ सुथरे मकान बनाकर रहने लगे, जहाँ से उनकी हवा स्वच्छ थी, पानी स्वच्छ थी और तमाम सारी चीज़ें उनको अच्छी मिलने लगी थी। एक तरफ समाज का एक बड़ा तबका जो गरीब था, वो काम की तलाश में शहर आया और शहर आके फैक्ट्रियों में काम किया। शहरों में पॉपुलेशन जो 1750 तक सिर्फ 2 थी, अब 1850 तक आते आते वो पॉपुलेशन बढ़ने के कारण जो बड़े शहर थे उनकी संख्या 29 तक पहुंच गई। तो जो ये डेवलपमेंट आपको दिख रहा है 22 to 29, 2 से 29 तक जो शहर बने, ये क्यों बने? इसके पीछे का कारण क्या था? अगर इस पर आप ध्यान दें तो आपको पता चलेगा कि इसके पीछे के वही सारे रीजंस थे कि अब लोगों को ये लगने लगा था कि दैट वाज द टाइम व्हेन वी विल अर्न मेनी मोर मनी, वी शुड चेंज आवर, हम क्या कर लेंगे, हम वी विल चेंज आवर लाइफ इफ यू सेटल्ड हिमसेल्फ इन सिटी और टाउन्स। आई मीन टू से दैट in these years, therefore, it was possible for individuals with talent to bring about the revolutionary change. Similarly, there were rich individuals who took risk and invested money in industry in the hope that the profits could be made and that their money would multiply. In most cases, this money capital did multiply wealth in the multiply wealth in the form of goods, income, services, knowledge, and the productivity efficiency did increase in the dramatically. एक बड़े ही विचित्र तरीके से इनके धन बढ़ने लगे। कहता है कि देयर वॉज एट द सेम टाइम अ मैसिव नेगेटिव ह्यूमन कॉस्ट। दिस वॉज एविडेंट इन ब्रोकन फैमिलीज, न्यू एड्रेसेस, deserted cities, and appealing working condition in the factories. Number of the cities in England within population of over 50,000 grew from 2 in 1750 to 29 in 1850. These peace, sanitations or clean water for the rapidly growing urban population. And my dear student, as I told you, the newcomers were forced to live in the overcrowded slums in the congested central area of the towns near factories, while the rich inhabitants
escaped by shifting to homes in the shrubs where the air was the cleaner and the water safe to drink. Dear student, this is the very important things what I am saying you. वो कंडीशंस थी जो तेजी से बदल रही थी और अब लोग मजबूर थे शहरों में रहने के लिए, जाने के लिए, क्योंकि जॉब कहाँ थी, सिर्फ शहरों में थी। तो इसीलिए 1750 में जो शहर सिर्फ 2 थे, 50,000 की जनसंख्या, 50,000 पॉपुलेशन वाले जो सिटी थे, सिर्फ 2 थी। अब वो इंक्रीज करके 1850 तक आते आते 100 सालों के अंदर 29 हो गई। क्यों ऐसा हुआ होगा? फिर इसमें पॉपुलेशन के उस पर क्या असर पड़ा होगा? इन चीज़ों के यदि आप ध्यान से सोचें तो आप उन चीज़ों को आसानी से समझ सकते हैं जो टॉपिक चेंज लाइफ को एक्सप्लेन कर सकती है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। गुड बाय एंड टेक केयर।